हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। और हम अपनी इस रिवीजन सीरीज़ के थ्रू इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। हमारा सोर्स मटेरियल रहेगा लक्ष्मीकांत। और हमारी कोशिश है कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम और सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। आज के जो हमारी वीडियो के टॉपिक्स हैं वो ये रहेंगे: प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, और जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी अमेंडमेंट और इमरजेंसी को कवर करेंगे। हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एग्ज़ाम क्वेस्ट अड्डा के ऊपर आप डिस्कशन को भी इनिशिएट कर सकते हैं और हमसे भी बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला चैप्टर जो हम देख रहे हैं वो है प्रियम्बल। देखिए, जब भी आप कोई बुक खरीदते हैं तो बुक से पहले आप एक पेज देखते हैं जिस पे लिखा होता है फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड ये बताता है कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। वो एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देता है पूरे बुक की। ऑथर अपने फॉरवर्ड के थ्रू ये बताना चाहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक असेंबली बनी थी जिसके अंदर ढेर सारी कमिटीज़ बनी थी। आप अभी यही याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो जब उन्होंने सारे आर्टिकल्स लिख लिए, उस आर्टिकल के बाद वो भी चाहते थे कि हम एक इंट्रोडक्शन दें, एक ऑब्जेक्टिव्स बताएं हमारे। हम ये बताएं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या होगा। तो उन्होंने लिखा प्रियम्बल। इस प्रियम्बल को एन ए पालकी वाला, एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट रह चुके हैं, पालकी वाला, ये प्रियम्बल को कहते हैं कि ये प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। आईडी कार्ड क्या होता है कि अगर तुमने सिर्फ किसी का आईडी कार्ड देख लिया तो तुम ये पता लगा सकते हो कि ये आदमी कौन है। ऐसे ही अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चल जाती हैं। तो प्रियम्बल जो है हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे थोड़ा जल्दी से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। प्रियम्बल चार चीज़ें बताता है। पहली चीज़ बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है। तो उसका आंसर प्रियम्बल करता है और आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ वो बताता है, दूसरी चीज़ बताता है कि जब हम अपने देश को बनाएंगे, देखिए पहले तो ब्रिटिश रूल चल रहा है, ये ब्रिटिश रूल चल रहा है। हमारा देश अभी एक डिपेंडेंट कंट्री है, एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी है ब्रिटिश रूल की। लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं, जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो वो इंडिया को किस तरह का देश बनाना चाहेंगे। क्या हमारा देश एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगा जैसे कि रशिया और चाइना? क्या हमारा देश एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाएगा जैसे कि यूएसए? क्या हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म होगा या वो एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगी, हिंदू कंट्री बन जाएगी, क्रिश्चियन कंट्री बनेगी? हमारा देश आखिर होगा कैसा? तो इसके बारे में भी प्रियम्बल हमें बताता है कि हमारे देश का नेचर क्या होगा। हमारा देश एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वो दूसरी चीज़ बताता है। इसको हम कहेंगे नेचर ऑफ स्टेट क्या होगी, वो ये बताता है। तीसरी चीज़ वो बताता है कि हमारे देश का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे देश का ऑब्जेक्टिव है कि देश के अंदर जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव भी प्रियम्बल बताता है। इस ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद देखेंगे हम चौथी चीज़ जो बताता है वो ये कि हम किस डेट को हमारा हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो वो यहाँ पे आ जाती है। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो ये जस्टिस वाला ऑब्जेक्टिव है ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने ली है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 99। ये डेट भले ही याद ना रहे पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये तीन ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब ये है कि अब हमारे रूल हम खुद बनाएंगे। पहले क्या होता था, चाहे आप मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स देख लीजिए, मॉर्लेमिंटो, या फिर मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देख लीजिए, या आप कोई भी
रूल देख लीजिए जो 1947 से पहले बना है। ये रूल इंडियंस के ऊपर लग रहे थे, लेकिन इनको बना कौन रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको बना रहा था। लेकिन जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1949 में, हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद से इंडिया जो है अपने रूल खुद बनाएगा, इंडिया एक सोवरेन कंट्री बनेगा। एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि अल्टीमेट सोवरेन कौन है, सबसे बड़ा सोवरेन कौन है? तो सबसे बड़ा सोवरेन या अल्टीमेट सोवरेन की बात आ जाए तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट वैसे सोवरेन है, लेकिन वो अल्टीमेट सोवरेन क्यों नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट जो भी काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे करेगा। पार्लियामेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, यानी कि जैसे फेडरल फीचर्स को वो वायलेट नहीं कर सकता, जुडिशरी की उसको बातें माननी पड़ेंगी। तो पार्लियामेंट भले ही अपने रूल्स खुद बना रहा है, लेकिन वो अल्टीमेट सोवरेन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट सोवरेन होंगे वो होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया चाहता है कि इंडिया से पावर्टी, इनइक्वालिटी, हंगर, ऐसी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशलिज्म को ऐसे देखा जाता है कि वो देश जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाता है, उनको वो सोशलिस्ट मानते हैं, और नाम दे रखा है कम्युनिज्म का। लेकिन इंडिया के अंदर ये वाला सोशलिज्म या कम्युनिज्म नहीं है। इंडिया के अंदर पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों साथ में काम करते हैं। ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सोशलिस्टिक हैं कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हमें इनइक्वालिटी नहीं आने देनी है अपने देश के अंदर। तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। सेकुलर, सेकुलर का मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में सेकुलर का मतलब क्या है? देखिए, सेकुलर का जो हमेशा मतलब लिया जाता है वो लिया जाता है कि एक स्टेट, स्टेट को आप मान के चलिए गवर्नमेंट मशीनरी सारी की सारी, इसके अंदर आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब आ जाते हैं, तो इसको स्टेट कहा जाता है। ये वो वाली स्टेट नहीं है, राज्य वाली स्टेट नहीं है, ये दूसरी स्टेट है। तो स्टेट जो है, स्टेट और रिलीजन ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, और रिलीजन स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगा और स्टेट रिलीजन से इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया कहता है कि जो स्टेट है वो रिलीजन में थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है, ये हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। जो स्टेट है वो पूरी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा कर सकता है। कैसे करेगा? जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर जो रिफॉर्म्स लाने हैं, यानी कि अनटचेबल्स के लिए टेम्पल एंट्री को खोलना, ऐसे रिफॉर्म्स लाने के लिए जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन रिलीजन जो है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। एक चीज़ तो आपको ये याद करनी है कि स्टेट और रिलीजन सेपरेट है। रिलीजन स्टेट को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट इंटरफेयर कर सकता है किस चीज़ के लिए? रिफॉर्म्स के लिए कर सकता है। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो स्टेट है, स्टेट इक्वी डिस्टेंट है हर रिलीजन से, यानी कि जितना वो हिंदुइज्म से दूर है या हिंदुइज्म के पास है, आप जैसे भी इसको इंटरप्रेट करें, जितना वो हिंदुइज्म से दूर है उतना ही वो इस्लाम से दूर है, उतना ही क्रिश्चियनिटी से दूर है, उतना ही जैनिज्म या बुद्धिज़्म से दूर है। वो किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा, यानी हर रिलीजन स्टेट की नज़रों में बराबर है। बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या है, जैसे फ्रांस के अंदर, फ्रांस पूरी तरह से सेकुलरिज्म को इम्पोज करता है लोगों के ऊपर। वो कहता है कि तुम अपने सिंबल भी नहीं पहनोगे, जैसे मुस्लिम्स बुर्का नहीं पहन सकते, सिख जो हैं अपने गले के अंदर जो एक चीज़ होती है जिसका मेरे को नाम नहीं पता, वो चीज़ नहीं पहन सकते। तो अगर कोई ऐसा सिंबल है जो आप पहनते हैं उसको आप पब्लिक प्लेस में नहीं पहन सकते। फ्रांस कहता है अपनी प्राइवेट स्पेस के अंदर, अपने घरों के अंदर जो मर्जी करो, पर पब्लिक स्पेस में ये नहीं देखना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैशेस भी होते रहते हैं। लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को पूरी तरह से फॉलो करने की आज़ादी है, और हम सब के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सेकुलरिज्म। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी के लिए आप 2 आर्टिकल याद कर लें यहीं पे ही, हमें वैसे बाद में भी देखेंगे जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के अभी आप इसको याद करें। पहला है आर्टिकल 325।
आर्टिकल 325 क्या कहता है कि जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है उनको एक सिंगल इलेक्टोरल रोल पे लिखा जाएगा। ये इलेक्टोरल रोल को आप एक लिस्ट की तरह मान के चलिए। इस लिस्ट में हर एक आदमी का नाम लिखा है जो कि वोटिंग कर सकता है। तो ये जो लिस्ट है ये सिंगल बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने मेल्स की अलग लिस्ट बनाई है, फीमेल्स की अलग बनाई है, जनरल की अलग है, एससी की अलग है। मेल्स को कह दिया कि तुम्हें ये राइट्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं, फीमेल्स को वो राइट नहीं दिए। ये वाला जो काम है, अलग अलग इलेक्टोरल रोल नहीं बनेंगे, एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनेगा। 325 कहता है, ये इक्वेलिटी लाता है। ऐसे ही आर्टिकल 326 कहता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगी, यानी कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं जिनको स्टेट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, 18 साल से ऊपर के लोग जिनको स्टेट्स ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, वो वोटिंग कर सकता है और अपने कैंडिडेट को चुन सकता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है वो ये कि 1 पर्सन 1 वोट ये रूल फॉलो होता है, यानी कि हर एक आदमी को सिर्फ एक ही वोट देने का राइट है। हर आदमी के वोट की सेम वैल्यू है। ये भी इक्वेलिटी बताता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, कास्ट, रिलीजन, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम 18 साल से बड़े हो तो तुम्हारी पॉलिटिकल पावर एक वोट की है, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, एससी हो या जनरल हो। ये डेमोक्रेटिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब ये है कि देश में हर एक ऑफिस हर एक इंसान के लिए खुला हुआ है। यानी कि अगर तुम्हें प्रेसिडेंट भी बनना है तो तुम भी एलिजिबल हो इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर तुम्हें पीएम बनना है तो कोई भी पीएम की कुर्सी के लिए लड़ सकता है। यूके के अंदर क्या होता है? यूके के अंदर मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि वहाँ पे सारा का सारा काम क्वीन के नाम पे होता है। यानी कि कल को अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो टैक्स बढ़ाएगा पीएम, लेकिन क्या कहेगा कि इन द नेम ऑफ क्वीन हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। इंडिया के अंदर सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, जो कि कोई भी इंसान बन सकता है। यूके के अंदर ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट हेरिडिटरी है। क्वीन के ही फैमिली से कोई ना कोई बनता रहेगा बार बार, कभी क्वीन कभी किंग। इंडिया के अंदर इलेक्शन से बनता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, इसलिए वो एक रिपब्लिक है। और प्रियम्बल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इससे बन सकते हैं कि क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है। जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्या। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। जब ये क्वेश्चन रेज हुआ तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक रेफरेंस भेजा और वो एक केस बन गया। उस रेफरेंस को क्या कहते हैं? रे से मतलब रेफरेंस, बेरूबेरी केस। बेरूबेरी केस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हमें इंसाइट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडियाज़ की। तो अगर अगर कहीं पे एम्बिग्विटी है, कहीं पे एम्बिग्विटी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, तो तुम प्रियम्बल में देखोगे, प्रियम्बल से चेक करोगे कि प्रियम्बल, देखिए प्रियम्बल हमें क्या बता रहा है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, कोई भी एक आर्टिकल जैसे कि एमरजेंसी, ठीक है। तो अब एमरजेंसी में कोई ये कह सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पे भी स्टेट की पावर्स बराबर रहनी चाहिए यूनियन के। दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं, इमरजेंसी के सिचुएशन है, इस टाइम पे यूनियन की पावर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इस इमरजेंसी को अच्छे से निपट सके। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई। तो उस एम्बिग्विटी के केस में हम प्रियम्बल को देखेंगे, प्रियम्बल से देखेंगे कि हमारे नेचर कैसा है। तो नेचर जो हमें वो बताता है, उसके अंदर वो कहता है कि सोवरेन होना चाहिए, जो हमने ऊपर सारी चीज़ें देखी। तो उस नेचर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है आखिर। फिर ऑब्जेक्टिव से चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाह रहा है। ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको भी प्रोटेक्ट करना है।
तो इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस एग्जांपल को आप कहीं पे कोट मत कीजिएगा। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई ऐसा आर्टिकल आ जाता है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि वो असली में क्या कहना चाह रहा है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं और अलग अलग समझ रहे हैं, तो उस केस में प्रियम्बल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड बताता है, हम उस प्रियम्बल को पढ़ेंगे और समझ के देखेंगे और देखेंगे कि ये वाली बात मानी जाए या ये बात मानी जाए। तो इस ये बेरूबेरी केस में कहा कि वो पार्ट नहीं है, लेकिन एम्बिग्यूटी के केस में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद दोबारा से यही सेम क्वेश्चन रेज हुआ 1973 के अंदर। ये बेरूबेरी केस हुआ 1960 में। 1973 में एक केस हुआ जिसको कहते हैं केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी पिछली जजमेंट जो बेरूबेरी में दी है उसको रिवर्स कर रहे हैं। जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा, ठीक है। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जब भी कोई डाउट आएगा तो हम एम्बिग्यूटी के केस में इसको रेफर कर सकते हैं। फिर एक और केस हुआ LIC केस 1995 के अंदर। LIC केस हुआ, LIC केस के अंदर भी यही KBC वाली बात को रिपीट किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी हमें मिलता है 1973 के केशवानंद भारती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेंगे, ये हम अमेंडमेंट में देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरी चीज़ बोली कि प्रियम्बल को अमेंड करके एनरिच किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को घटा नहीं सकते, तुम बढ़ा ही सकते हो। और क्या आज से पहले हमारा कभी प्रियम्बल अमेंड हुआ है, तो उसका आंसर है यस। 42nd अमेंडमेंट 1976 सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनी थी। सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसके बेसिस पे हमने अपने प्रियम्बल को अमेंड किया है और हमने उसके अंदर कुछ शब्दों को जोड़ा है। वो शब्द हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कभी भी अमेंड नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन जो प्रियम्बल के ऊपर उठते हैं वो ये कि क्या प्रियम्बल जस्टिसिएबल है, तो उसका जवाब है नहीं, प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं होता। आप प्रियम्बल की वायलेशन के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट है कि मैं कोई भी रिलीजन वर्शिप कर सकता हूँ, अब अगर मुझे कोई पुलिस वाला आके मना कर दे कि तू ये रिलीजन फॉलो नहीं करेगा, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट हुआ। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए प्रियम्बल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे प्रियम्बल कहता है कि सोशलिस्टिक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, सोशलिज्म हमारा नेचर है, हम ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जो कि सोशलिस्ट हो। तो मैं कल को कोर्ट में नहीं जा सकता ये कह के कि प्रियम्बल कह रहा है कि सोशलिस्ट होनी चाहिए पर हमारा देश सोशलिस्ट नहीं है, तो ये जो प्रियम्बल है ये जस्टिसिएबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, प्रियम्बल जो है वो ना तो वो सोर्स ऑफ पावर हो सकती है, ना ही वो सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। यानी कि गवर्नमेंट को अगर कोई काम करना है तो वो ये बोल के काम नहीं कर सकती कि प्रियम्बल ऐसा कह रहा है, ये अलाउड नहीं है। और हम गवर्नमेंट को कोई काम करने से इसलिए नहीं रोक सकते, ये बोल के नहीं रोक सकते कि प्रियम्बल में ऐसा कहा है कि तुम्हें रोकना है इसलिए रोक रहे हैं, वो भी नहीं है। तो प्रियम्बल कोई सोर्स ऑफ पावर भी नहीं देता, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देता, वो जस्टिसिएबल भी नहीं है। प्रियम्बल के काम क्या क्या बचे? प्रियम्बल के काम बचे वो बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये नेचर ऑफ स्टेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। डेट कब हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, 26 नवंबर। 26 नवंबर को सारे के सारे प्रोविज़न नहीं आए थे फोर्स में, सारे प्रोविज़न फोर्स में आएंगे 26 जनवरी 1950 में। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये डेट क्यों चुनी गई थी, रावी नदी पे ऐसा क्या हुआ था जो ये डेट चुन ली थी हमने।
और क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन? और बताता है कि जब भी एम्बिग्विटी होगी तब हम आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल की हेल्प लेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा प्रियम्बल हमें बताता है। अगला चैप्टर हम जो देखेंगे वो है, अगला चैप्टर हम देखेंगे टेरिटरीज का। प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं भूल गया था। पहला तो ये है कि प्रियम्बल जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये उस टाइम के सबसे बड़े लीडर हैं। इन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया था कि हमारे जब कंट्री बनेगी तो वो किस तरह की होगी, हमारा विजन क्या है हमारे देश के लिए, जो एक आज़ाद देश होगा, आज़ाद भारत होगा, वो कैसा होगा, उसको लेके उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था दिसंबर 1946 में। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था जनवरी 1947 में। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और प्रियम्बल बनाना था, तो प्रियम्बल जो हमने बनाया था वो इसके बेसिस पे बनाया था। तो ये एक तरह से हमारी गाइडिंग लाइट रही है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, कब दिया था, कब अडॉप्ट हुआ था, प्रियम्बल इसके ऊपर बेस्ड है, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है प्रियम्बल से रिलेटेड, वो ये कि पहली बार प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, उसके बाद से ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर वो मिलता है। तो अगर आ जाए कि हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया है, तो प्रियम्बल का आइडिया हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। फिर जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने प्रियम्बल में ऐड किया था। लेकिन हमारा जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज ऑलरेडी एक सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये जब हम डीपीएसपी करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेलफेयर स्टेट क्या होती है। लेकिन अभी आप ये याद करिए कि सोशलिज्म से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हमें डीपीएसपी के अंदर शुरू से मिलते हैं। सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव कांग्रेस पार्टी ने कब अडॉप्ट किया था, इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सेशन के अंदर कांग्रेस ने सोशलिज्म को अपना एक ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट किया था। तो ये था 1955। हाँ, आज़ादी के आज़ादी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल के बाद की बात है, ये आज़ादी से पहले की नहीं है। तो कांग्रेस ने 1955 में अवाधी सेशन हुआ था, उस अवाधी सेशन के अंदर इसको अडॉप्ट किया था। ये हमें याद करनी है, ये कुछ पॉइंट्स रह गए थे। अब देखिए, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कोई नई कंट्री बनती है, तो आपको उस कंट्री में क्या चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। उस टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रहने चाहिए जिनको हम सिटीजन्स कहेंगे। फिर सिटीजन्स अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो सिटीजन्स तुम्हारे साथ अगर रहेंगे, वो किसी को क्यों बोलेंगे कि तुम हमारी गवर्नमेंट हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्हें कुछ राइट्स मिल रहे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। डीपीएसपी के अंदर गवर्नमेंट ये बताती है कि हम आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे लिए क्या क्या अच्छे काम करने वाले हैं। डीपीएसपी पॉलिसीज़ को गाइडेंस की तरह काम करती है। तो एक टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में सिटीजन्स रहने चाहिए, उन सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी होंगे, साथ ही साथ सिटीजन्स की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। और इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक स्टेट मशीनरी चाहिए। इस स्टेट मशीनरी के अंदर क्या आएगा, तुम्हारा पार्लियामेंट आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा, और आएगा तुम्हारा जुडिशरी, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो भी इसी फ्रेमवर्क पे लिखा गया है कि सबसे पहला पार्ट टेरिटरी बताएगा, फिर सिटीजनशिप की बात करेंगे हम, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएंगी, फिर तुम्हारी ये स्टेट की मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं अभी टेरिटरी के बारे में। तो टेरिटरी की देखिए, हमारे आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 ये बताता है कि इंडिया क्या है। इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया का दूसरा नाम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है भारत। तो इंडिया और भारत ये एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अब यहाँ पे एक डिबेट आती है कि हम कहते हैं इंडिया की जो पॉलिटी है वो फेडरल है,
इंडिया का पॉलिटी का नेचर फेडरल है, लेकिन आर्टिकल 1 वर्ड यूज करता है यूनियन। तो इसके अंदर यूपीएससी फंसाने की कोशिश करती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट हो कि इंडिया का जो पॉलिटी का नेचर है, नेचर फेडरल है, नेचर अगर फेडरल आता है तो वो सही होगा। अगर स्टेटमेंट में पूछ लें कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा यूनियन। ये तुम्हें याद रखना है। इंडिया ने फेडरल क्यों नहीं यूज़ किया? देखिए, अमेरिकन जो पॉलिटी है वो पूरी तरह से फेडरल पॉलिटी है। अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे स्टेट्स बनी हुई थी, ये स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। पहले कौन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ये स्टेट्स ने आपस में बात की और उन्होंने कहा कि हम अपना एक देश भी तो बना सकते हैं, अगर हम सब जुड़ जाएं तो एक देश बना लेते हैं। तो ये स्टेट्स ने मिलके एक कंट्री बनाई, तो इसीलिए उसको कहा कि ये फेडरेशन है। यहाँ पे कमिंग टुगेदर हुआ है, कमिंग टुगेदर, यानी कि ये स्टेट्स कमिंग टुगेदर हुआ है स्टेट्स का, और उन्होंने एक कंट्री बना ली जिसका नाम दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं फेडरल, फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन है ये। ट्रू फेडरेशन किसका है? अमेरिका का। पर इंडिया के केस में क्या हुआ? इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इस इंडिया के अंदर यहाँ पे ये कंट्री ऑलरेडी है। अब इस कंट्री को अच्छे रूप से चलाने के लिए, एक अच्छे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, जिनको हम स्टेट्स कहते हैं। तो पहले ये कंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जिसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया। तो इंडिया का कहना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कहना क्या रहा इंडिया में, कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट्स ने मिलके कंट्री बनाई है, हमारे यहाँ कंट्री ने स्टेट्स को बनाया है। तो इसीलिए हम यूनियन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम नेचर देखें तो नेचर हमारा फेडरल है। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन आपको समझनी है और याद रखनी है। यही आर्टिकल बताता है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का नाम और उन स्टेट्स की टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन कर रखी है हमने। और इंडिया की बाकी पूरी की पूरी अगर टेरिटरी देखी जाए तो इंडिया की टेरिटरी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो स्टेट्स की टेरिटरी, फिर कुछ यूनियन टेरिटरी होंगी, उन यूनियन टेरिटरी का कौन कौन सा एरिया है, फिर ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया आगे कभी एक्वायर कर ले, फॉर सम रीज़न एक्वायर कर सकता है, वॉर की वजह से, ट्रीटी की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। आर्टिकल 2 बोलता है ये इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये इंडिया है। अब कोई और एरिया था जो इंडिया के अंदर शामिल हो गया, तो ये एक नया एरिया जो पहले से इंडिया में नहीं रहता था। तो इस एरिया को इंडिया में शामिल कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कैसे करेगा? एक लॉ बना के करेगा। बस आर्टिकल 2 ये कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हमें अब कुछ चेंज करना है। ये ऑलरेडी इंडिया का ही पार्ट है और इसके अंदर कुछ चेंज करना है। यानी कि मान लीजिए कोई स्टेट थी, इस स्टेट का एरिया चेंज करना है, इसका नाम चेंज करना है, इसकी बाउंड्री चेंज करनी है, ऐसा अगर कोई काम करना है तो वो कौन करेगा? वो भी पार्लियामेंट करेगा। कैसे करेगा? लॉ बना के करेगा। तो इन दोनों के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है। और कैसे कर रहा है? लॉ बना के कर रहा है। ये जो लॉ बनाए जाएंगे इनको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं कहलाई जाएगी। तो अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर का पूरा जो इशू हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में से लद्दाख को अलग करके 2 नई यूनियन टेरिटरी बना दी हैं, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक लॉ बना के ये काम कर दिया गया है। अब देखते हैं ये जो आर्टिकल 3 है, इसी की एक डिटेल हमें देखनी है। देखिए, 2 तरीके के मैंने बताया जहाँ पे पार्लियामेंट काम कर रही है। एक तो वो जहाँ पे इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और बाहर से, मतलब ये इंडिया का पार्ट नहीं है और ये इंडिया का पार्ट बन रहा है, तो पार्लियामेंट करता है। दूसरी तरफ इंडिया का कोई पार्ट है और उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो भी पार्लियामेंट काम करेगा। तो ये वाला जो केस है, जब इंडिया की किसी स्टेट के अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं, स्टेट की टेरिटरी को चेंज करना है, उसके एरिया को बढ़ाना है या कम करना है, उसकी बाउंड्री को चेंज करना है या उसके नाम को चेंज करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि प्रेसिडेंट पहले जो भी स्टेट अफेक्ट हो रही होगी उस स्टेट से उनके व्यूज मांगेगा, स्टेट व्यूज देगी, फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा कि जो भी हम चेंज करना चाहते हैं उस चेंज से जुड़ा हुआ कोई भी बिल किसी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, किसी भी हाउस के अंदर।
तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ये आर्टिकल 3 के अंदर वाला बिल? किसी भी हाउस में हो सकता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले स्टेट से उनके व्यूज मांगेगा, जब व्यूज आ जाएंगे तब वो बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस के अंदर। फिर इस हाउस के अंदर जब उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी तो वोटिंग होगी। वोटिंग किस मेजोरिटी से पास होगी? सिंपल मेजोरिटी के साथ ये वोटिंग की जाएगी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% प्लस 1, यानी कि ये प्रेसिडेंट वोटिंग का है। यानी कि हाउस के अंदर अगर किसी दिन 110 लोग आए हुए हैं, इन 110 में से सिर्फ 100 लोग वोट करते हैं, 10 कहते हैं कि हम वोट करेंगे ही नहीं, तो अगर बिल को पास कराना है तो कितने लोगों की सहमति चाहिए? 100 में से 50% यानी कि 50 लोग प्लस 1। तो अगर 51 लोग, मिनिमम 51 लोग कह दें कि हाँ ये बिल पास हो जाए, तो वो बिल पास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर स्टेट ने व्यू दिया था कि हमारी बाउंड्री को चेंज मत करो, तो क्या पार्लियामेंट उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है या नहीं? तो इसका आंसर है पार्लियामेंट बिल्कुल चेंज कर सकती है। ये जो व्यू है, ये व्यू बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो इस व्यू को माने या ना माने, स्टेट की बात को माने या ना माने, ये पार्लियामेंट की अपनी मर्जी होता है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 हमने देखा। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर पार्लियामेंट काम कर रही है। कैसे कर रही है? लॉ बना के कर रही है। तो ये जो लॉ बनेगा, ये लॉ ऑटोमेटिकली फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, इन दोनों के अंदर चेंजेस ले आएगा। ये फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल जो हैं, इनके अंदर चेंजेस लाने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सारी की सारी स्टेट्स की लिस्ट बनी हुई है, सारी यूनियन टेरिटरी की लिस्ट बनी है, उनका एरिया मेंशन्ड है। तो अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कोई एरिया, नाम, बाउंड्री कुछ भी चेंज होती है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी वो चेंज दिखना चाहिए। तो वो जो लॉ बनेगा, उस लॉ के अंदर ही हम कह देंगे कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर ये वाला चेंज ले आओ। जो फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल बताती है कि किस स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं। तो अगर कोई स्टेट छोटी कर दी, तो हो सकता है उसकी सीट्स पहले 3 थी, अब 3 से सिर्फ 2 रह जाएं। तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी उसकी लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा कि अब फलाना स्टेट की सिर्फ 2 ही सीटें होंगी। तो ये 4 होता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है। साथ ही साथ आर्टिकल 4 ये भी कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी लॉ बनेगा, जो भी चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं कि जो फेडरेशन की बात हो रही थी, इंडिया को मैंने कहा है कि इंडिया बाय नेचर फेडरेशन है। तो नेचर फेडरेशन, बाय नेचर फेडरेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई देश दिखाता है, तो उस देश को फेडरल कंट्री कह दिया जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मिनिमम 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर लेवल पे, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए स्टेट लेवल पे। ये 2 लेवल पे गवर्नमेंट हमें चाहिए होती है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो इंडिया के अंदर हमें पता ही है कि सेंटर पे अपनी गवर्नमेंट चलती है, स्टेट पे अपनी गवर्नमेंट चलती है। साथ ही साथ इंडिया में एक थर्ड टीयर भी ऐड हो चुका है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी। मुझे बताना ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ, कौन से ईयर में ऐड हुआ है, ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी 3 टीयर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल। फिर वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए बिटवीन यूनिट्स फॉर्मिंग द फेडरेशन। तो सेंटर, स्टेट, इनके आपस में पावर की डिवीजन होनी चाहिए, वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी हो रखी है। कहाँ पे मेंशन है ये डिवीजन ऑफ पावर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई है ये। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो है इंडिया के अंदर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी इस पे बात करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया के अंदर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिजिड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इजी नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदल दिया जाएगा, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखें, कल को कोई और नेता आएगा, वो उसके अंदर अपनी मर्जी का चेंज ले आएगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर मिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? कि उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं।
तो अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम आज भी चला रहे होते 2021 में, तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें नई आ गई होती हैं जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर पाते, जिनके लिए हम प्रोविज़न नहीं बना पाते। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए ही थी। फिर दूसरा, रिजिडिटी। जो भी फेडरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी फेडरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको अमेंड करना बहुत ही मुश्किल है। ये हम अमेंडमेंट के चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद कर लीजिए कि जो फेडरेशन वाली चीज़ें हैं उनको अमेंड करना काफ़ी मुश्किल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इंडिया के अंदर ये तो है ही कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरेशन वाले फीचर्स हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी यूनिक है। इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी कंट्री में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे फेडरेशन नहीं है। वो फीचर्स क्या हैं? जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इंडिया के अंदर सेंटर स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस के अंदर क्या है? अगर ये यूएस है तो यूएस का पूरे देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लोरिडा का अलग होगा, टेक्सास का अलग होगा, शिकागो का अलग होगा, शिकागो का अलग है। ऐसे कर करके दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे टी और आएगा। सिंगल सिटीजनशिप है। यूएस के अंदर क्या होता है? एक तो पूरे यूएस की सिटीजनशिप है, फिर तुम फ्लोरिडा के अपने सिटीजन होगे, शिकागो के सिटीजन होगे, टेक्सास के सिटीजन होगे। ये दो तरह की सिटीजनशिप है इंडिया के, सॉरी यूएस के अंदर, एक तो कंट्री की और एक स्टेट की। पर इंडिया के अंदर स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती, सिर्फ सेंटर की या एक पूरे देश की सिटीजनशिप होती है। ऑल इंडिया सर्विस, सेंटर चुनता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, लेकिन स्टेट के अंदर वो काम करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे ढेर सारी पावर्स जो स्टेट के पास होती है वो सेंटर अपने पास रख लेता है। तो वो इमरजेंसी प्रोविजन में भी स्टेट की पावर्स कम हो जाती है, सेंटर की पावर ज़्यादा हो जाती है, तो इसको भी यूनिटरी फीचर कहेंगे। तो इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी भी हैं। इसकी वजह से केसी वियरी ने इंडिया को एक दूसरा नाम दिया, इंडिया के फेडरेशन को। केसी वियरी ने कहा क्वासी फेडरल। तो अगर आंसर के अंदर कहीं पे भी क्वासी फेडरल दे रखा है तो आंसर क्वासी फेडरल हो जाएगा। अगर दे रखा है आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। अगर वो नेचर पूछता है तो नेचर के अंदर फेडरेशन हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया का स्टेट्स कैसे बनी। इंडिया की स्टेट्स तो अंग्रेज़ों के टाइम पे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या लैंग्वेज बोल रहा है, वो सिर्फ देखते थे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, और बाकी चाहे मराठी बोलने वाला गुजराती के साथ रह रहा हो या तेलुगु के साथ रह रहा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए को कहते थे गवर्नर्स प्रोविंस, गवर्नर्स प्रोविंस। पार्ट सी को कहते थे, सी से ही आया, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ये चीफ कमिश्नर का प्रोविंस बन गया। पार्ट डी था सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। और बचा पार्ट बी। पार्ट बी थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, ये सारे आ गए। प्रिंसली स्टेट्स को अंग्रेज डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, प्रिंसली स्टेट के अंदर राजा ही रूल कर रहा है, लेकिन अंग्रेज उनको बताते रहते थे, ब्रिटिश बताते रहते थे कि कैसे रूल करना है। तो इनडायरेक्ट रूल आप कह सकते हैं वहाँ पे था। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन नहीं है क्योंकि ये आज़ादी से पहले की थी। आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था एस.के. धार कमेटी। एस.के. धार कमेटी ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बना सकते। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि अभी अभी हमने पार्टीशन देखा था। फिर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी, बहुत सारे रीजन ऐसे थे जो डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें एक स्टेट बना दो, यानी जितने भी लोग हमारी वाली भाषा बोलते हैं सबको हमारे साथ जोड़ दो। तो जो इंडिया के उस टाइम के लीडर्स थे उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारी लैंग्वेज एक बोलने वाले लोग इकट्ठे हो गए और वो एक दूसरे से नफरत करने लग गए। ये इससे नफरत कर रहा है, ये इससे नफरत कर रहा है, या इनके बीच में इतनी यूनिटी हो गई कि ये अपने एरिया को सबसे बड़ा मानने लग गए और ये कहने लगे कि हमें तो इंडिया से अलग होना है, हमें अपनी अलग पहचान चाहिए।
कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, पार्टीशन का डर ऑलरेडी दिमाग में था। तो एस के धार ने कहा लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स नहीं बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाएंगे। एस के धार कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर्स थे उस टाइम के, अभी भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं। तो ये जो रिस्पेक्टेबल लीडर्स थे, इन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और उन्होंने कहा कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ही बनाएंगे, लैंग्वेज पे नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि ये लीडर्स इतने रिस्पेक्टेबल थे, इसलिए कुछ टाइम तक चीज़ें सही चलती रहीं। लेकिन फिर आंध्रा के अंदर एक डिमांड उठी कि आंध्रा के अंदर जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया हैं उनको जोड़ के एक आंध्रा की अपनी स्टेट बना देनी चाहिए। तो ये की थी पोट्टी श्रीरामुलु ने। पोट्टी श्रीरामुलु ने हंगर स्ट्राइक की। ये गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लीडर थे। इन्होंने हंगर स्ट्राइक की और 56 डेज की स्ट्राइक के बाद ये एक्सपायर हो गया। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा लीडर्स के ऊपर और उन्होंने तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को जोड़ के आंध्रा की फॉर्मेशन कर दी, आंध्र प्रदेश की। ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी हुई पहली स्टेट बनी। जैसे ये एक लैंग्वेज पे एक स्टेट बन गई, वैसी डिमांड और उठने लगी कि बाकी स्टेट्स को भी लैंग्वेज के बेसिस पे बनाना चाहिए। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके चेयरमैन थे फजल अली और बाकी मेंबर्स थे HN कुंजरू एंड KM पन्नीकर। इन्होंने डिमांड्स को अच्छे से स्टडी किया और इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया ज़रूर है स्टेट्स को बनाने की, लेकिन ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, हमें बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें कैसी? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फिर देखेंगे हम कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन, फिर देखेंगे वेलफेयर की पॉलिसीज़ को, वेलफेयर की प्लानिंग अच्छे से हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये जैसे एक एरिया है, ये एरिया चाहते हैं कि हमारी अपनी एक स्टेट बन जाए, हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ये अभी एक एरिया हो गया। ऐसे ही एक दूसरा एरिया था, यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, दो एरिया हैं, अलग अलग लैंग्वेज। एक सेकंड, ये हैंग हो गया कंप्यूटर शायद। हाँ, देखिए दो एरिया हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, यहाँ पे 50 लोग रहते हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों अपनी अपनी स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं, वो भी कह रहा है कि हमारी अपनी एक स्टेट बना दो, नीचे वाले भी कह रहे हैं हमारी अपनी एक स्टेट बना दो, तो क्या होगा? यहाँ पे इन्हें एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी पड़ेगी, हाई कोर्ट बनाना पड़ेगा, सारी की सारी MCD और जितने भी दफ्तर बनने होते हैं वो सारे दफ्तर बनाने पड़ेंगे। सेम यहाँ पे एक हाई कोर्ट बनाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी पड़ेगी, बाकी ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब हो सकता है कि ये 50 लोगों वाली जो स्टेट हम बना दें, ये इतना खर्चा अफोर्ड ही ना कर पाए कि यहाँ पे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, लोगों को और भी नौकरी देनी पड़ेगी। तो ये भी चीज़ है। हो सकता है कि डिवाइड करने के बाद सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ पे रह जाएं और इसके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ना रहे। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज, हम ये नहीं कह रहे एस के धार कमेटी की तरह, एस के धार कमेटी ने तो सीधा कह दिया था कि लैंग्वेज को हम बेसिस नहीं बनाएंगे, लेकिन SRC ने ये नहीं कहा कि हम लैंग्वेज को बेसिस नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं हम लैंग्वेज को बेसिस बनाएंगे पर हम बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन इस कमेटी ने एक चीज़ को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। वो चीज़ क्या थी? वन लैंग्वेज वन प्रोविंस। ये काम हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना भी एरिया एक लैंग्वेज बोलता है उसको अपनी एक प्रोविंस बना दो। तो ऐसा करना उन्होंने कहा बहुत ही मुश्किल होगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज को हम कंसिडर ज़रूर करेंगे, लेकिन इन चीज़ों के साथ मिलके। तो SRC ने इन सब चीज़ों को देख के एक प्लानिंग की और प्लानिंग का एक मॉडल दिया उन्होंने। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर 16 स्टेट और नहीं, एक सेकंड, मैं इस SRC ने कहा SRC ने कहा कि हम इन सारे क्राइटेरिया को फोकस करने के बाद इंडिया के अंदर हम चाहते हैं
एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा कि एसआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। लास्ट में जो बनी थी वो थी 16 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी। जब ये रिकमेंडेशन कर देगा, रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट के पास जाएगी और गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होता है, गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 16 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। एक बार आप इसकी रिकमेंडेशन चेक कर लीजिएगा कि इन्होंने कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बताई थी। अभी मेरे माइंड से बिल्कुल ही स्किप कर गया। मेरे को ये पता है कि इन्होंने टोटल 19 दी थी। जैसे ये 20 बन रही है ना, 16 और प्लस 4 20, इन्होंने 19 दी थी। एक बार ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये 14 और 6 थी और ये 16 और 3 थी। एक बार इसको आप प्लीज़ लक्ष्मीकांत से चेक कीजिएगा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ये 16 3 थी और ये शायद 14 6 थी। आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो ये बन चुकी है। इसके बाद हमें क्या देखना है, स्टेट्स के अंदर ये मेरे ख्याल से अब नहीं पूछेंगे कि कौन सी स्टेट कब बनी, पर फिर भी आपको एक लिस्ट दे दी। आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर भी ये लिस्ट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो हमारे देखने लायक चीज़ है वो ये कि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो चुका है 2019 के अंदर। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दी हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी होगी जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन लद्दाख की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिर उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी कर दिया। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 अलग अलग यूटीज होती थी, 2 अलग अलग होती थी। इनको मर्ज करके अब एक सिंगल यूटी बना दिया। तो अब इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला चैप्टर हमारा सिटीजनशिप का है। इसके अंदर आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद उन्होंने कितनी स्टेट्स की रिकमेंडेशन दी थी। मुझे याद आ रहा है 16 प्लस 3 की दी थी कि 16 स्टेट्स होंगी और 3 यूनियन टेरिटरी। और जब एक्सेप्ट हो गई है तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि 14 स्टेट बनाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। ये मुझे याद आ रहा है, पर एक बार आप प्लीज़ इसको चेक कीजिएगा। सिटीजनशिप का देखते हैं अब हम। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा हमने अभी तक देखा, जो टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो थे 1 से लेके 4 तक। 5 से 5 के आगे से लेके 11 तक, 5 से 11 तक सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल बने थे ये बने थे 1950 में, 1950 में। और ये आर्टिकल्स ज़्यादा डील करते हैं इस बात से कि 1950 में, 1950 में इंडिया का सिटीज़न कौन कौन होगा और कौन नहीं होगा। अगर कोई पाकिस्तान चला गया है तो उसकी सिटीजनशिप का क्या होगा, अगर कोई पाकिस्तान गया था और फिर वापस आ गया तो उसकी सिटीजनशिप का क्या होगा। ये 1950 के प्रोविजंस थे। तो इसी आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करेगा। तो हम ये वाले आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं इनको कवर नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार रीडिंग मार सकते हैं इनकी, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि तुम एक लॉ बनाओ और उस लॉ से सिटीजनशिप को गवर्न करो। तो इस पावर के अंडर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसी से ही हमारी जो सिटीजनशिप है उसको गवर्न किया जाता है। तो हम इस एक्ट को देखेंगे, ये एक्ट क्या क्या चीज़ें कहता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो बात करता है एक्विजिशन की, कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे ली जा सकती है। तो ये एक्विजिशन की बात करता है, ये टर्मिनेशन की या डेप्रीवेशन की बात करता है। तो यहाँ पे है कैसे ली जा सकती है और कैसे छीनी जा सकती है या ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे वो सिटीज़न बन रहा है, यहाँ पे वो सिटीज़न नहीं बन रहा है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में ये एक्ट बात करता है। तो सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके बताता है ये एक्ट। 5 तरीके क्या है? बर्थ से हो सकता है, डिसेंट से हो सकता है। डिसेंट का मतलब होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इंडिया के सिटीज़न थे और तुम उनके बच्चे हो,
तो उसकी वजह से तुम्हें सिटीजनशिप मिल रही है। बर्थ से हो सकता है, डिसेंट से हो सकता है, रजिस्ट्रेशन से हो सकता है, नेचुरलाइजेशन से हो सकता है कि तुम कुछ साल इंडिया में रह लिए हो, कुछ साल इंडिया में रह लिए तो अब तुम एक तरह से इंडियन ही बन गए हो, तो इसीलिए तुम अब अप्लाई कर दो सिटीजनशिप के लिए, हम तुम्हें सिटीजनशिप दे देंगे, ये कहने का मतलब है। और पांचवा तरीका है कि अगर इंडिया कोई टेरिटरी को अपनी टेरिटरी के अंदर मिला लेता है तो उस टेरिटरी में जो लोग रहते हैं वो भी इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ये पांच तरीके हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन के हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के बाद रूल्स बने। तो रूल्स बताता है एक्विजिशन कैसे कैसे होगी, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं रूल्स। एक्ट पार्लियामेंट बना देता है, रूल्स जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो रूल में पहली जो हम सिटीजनशिप ले रहे हैं वो है बाय बर्थ। तो बाय बर्थ कैसे होगी, तो इसको आप तीन टाइम पीरियड में डिवाइड कर लीजिए। एक तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1987 तक, इस पीरियड के अंदर अगर तुम इंडिया में बॉर्न हो गए तो तुम इंडिया के सिटीजन हो। हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, कहाँ पे बॉर्न हुए थे, अगर तुम इस पीरियड में इंडिया में बॉर्न हुए हो तो तुम इंडिया के सिटीजन हो। फिर 1987 से लेके 2004 तक, 2004 तक अगर तुम इंडिया में बॉर्न हो रहे हो और तुम्हारा कोई एक भी पेरेंट, कोई भी पेरेंट चाहे मदर या फादर इंडियन सिटीजन है तो तुम इंडिया के सिटीजन बन गए। पहले में तो सिर्फ तुम ही बॉर्न हो जाओ, दूसरे में तुम्हें तो बॉर्न होना ही होना है, पर साथ में तुम्हारे एक पेरेंट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फिर 2004 के बाद क्या कह दिया, 2004 के बाद कह दिया कि तुम इंडिया में बॉर्न हो रहे हो, तुम्हारे दोनों के दोनों पेरेंट इंडिया में इंडियन सिटीजन होने चाहिए, दोनों के दोनों पेरेंट। अगर दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन नहीं है तो एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो जाए, प्लस में जो दूसरा दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। पहले में सिर्फ तुम ही बॉर्न हो जाओ, दूसरे में तुम बॉर्न हुए और तुम्हारा कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, तीसरे में तुम बॉर्न हुए, तुम्हारे दोनों पेरेंट या तो इंडियन सिटीजन हो या फिर तुम्हारा एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब लीगली इंडिया में होना चाहिए। तो ये तरीका है बाय बर्थ इंडियन सिटीजन बनने का। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सेम बात लिखी हुई है। इलीगल माइग्रेंट कहाँ पे डिफाइन किया गया, इलीगल माइग्रेंट को सेक्शन 2(1)(b) के अंदर डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। तो इलीगल माइग्रेंट कौन होता है, देखिए दो ही तरह के इलीगल माइग्रेंट होंगे। एक तो वो जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आ गया, एक वो जो वैलिड डॉक्यूमेंट से तो आया था पर उसके डॉक्यूमेंट वैलिड थे मान लीजिए 2004 तक के, और वो 2005 में भी इंडिया में है, तो अब वो इलीगल हो चुका है। यहाँ पे तो वो बिना डॉक्यूमेंट के आ गया था, उसने बॉर्डर पार किया और वो घुस गया। यहाँ पे वो पूरे डॉक्यूमेंट लेके बकायदा वीज़ा लेके आया था, पर उसके डॉक्यूमेंट वैलिड थे 2004 तक और वो 2005 तक यहाँ पे रह रहा है, तो वो 2005 में एक इलीगल माइग्रेंट बन चुका है। तो ये डेफिनेशन होती है इलीगल माइग्रेंट की। डिसेंट से क्या होता है, देखिए डिसेंट्स का क्या मतलब है, ये उन लोगों के लिए है जो कि इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हैं, बॉर्न आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे लोग जो कि इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हैं, ठीक है, तो किस टाइम पीरियड के बीच में, 26 जनवरी 1950 से लेके 1992 तक, इस पीरियड के बीच में अगर कोई बाहर बॉर्न हुआ है लेकिन उसके जो फादर हैं वो इंडिया के सिटीजन थे बर्थ के टाइम पे, तो ऐसे पर्सन को हम इंडियन सिटीजन मान लेंगे। देखिए, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया 26 जनवरी के बाद से लेके 1992 तक, उसको हम इंडियन सिटीजन मानेंगे बाय डिसेंट, अगर इफ अगर उसके जो फादर हैं वो सिटीजन थे इंडिया के उस टाइम पर। तो यहाँ पे ये फादर है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज की डेट में ये फादर वाली चीज़ बड़ी आउटडेटेड लगती है, मदर को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, जो कि एकदम सही बात है। इसी चीज़ को हम करेक्ट कर देंगे, अब इसी चीज़ को हम करेक्ट कर देंगे कि 1992 के अंदर हम इस चीज़ को करेक्ट कर देते हैं कि सिर्फ फादर नहीं, ईदर ऑफ योर पेरेंट्स, कोई एक भी पेरेंट अगर तुम्हारे बर्थ के टाइम पे इंडिया का सिटीजन था तो हम तुम्हें भी इंडियन सिटीजन मान लेंगे, अगर तुम इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हो तब भी, ठीक है। तो कोई एक भी पेरेंट, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लगा दिया। वो कंडीशन क्या है कि तुम इंडिया के बाहर पैदा हुए हो, इंडिया के बाहर पैदा हुए हो, तो जहाँ पे भी पैदा हुए हो, मान लो यूएस में पैदा हुए थे, तो यूएस के एम्बेसी में जाओ, यूएस के कॉन्सुलेट में जाओ, जो इंडिया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट बन रखा होगा वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके तुम्हें रजिस्टर कराना है अपने बच्चे का बर्थ 1 साल के अंदर।
मान लीजिए सुमित और सुनीता, इनकी शादी हो गई है, और इसमें से सुनीता जो है वो इंडियन सिटीजन थी, लेकिन ये यूएस गए हुए हैं और यूएस में इनका बच्चा पैदा हो गया 2004 को। तो अगर ये सुमित और सुनीता 2005 तक यूएस के कॉन्सुलेट में जाके रजिस्टर करा देंगे अपने बच्चे का बर्थ, तो उसको हम इंडियन सिटीजन मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। फिर एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और लगाई गई है, ये उनके लिए है जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं। जो भी 2004 के बाद इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, तो उनका कोई एक पेरेंट, वही सेम कंडीशन, कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 1 साल के अंदर रजिस्टर कराना चाहिए उसको। साथ ही साथ 2004 के बाद जो भी पैदा हुए हैं, तो ऐसे बच्चे के पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो किसी बाहर की कंट्री का नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चे के पास अगर बाहर की कंट्री का पासपोर्ट है तो उसको इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे। तो हमने बर्थ से देख लिया कि बर्थ से कैसे सिटीजनशिप मिलती है, डिसेंट से देख लिया। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जो कि इंडिया के इंडियन नहीं है, ठीक है, जो कि इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, ना ही उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए। अब वो रजिस्टर करा सकते हैं और रजिस्टर करा के इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं कर सकता। इलीगल माइग्रेंट हम ऑलरेडी ऊपर डेफिनेशन आप देख चुके हैं। तो रजिस्टर कौन कौन कर सकता है? तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, पीआईओ कहते हैं इनको। तो कोई भी पीआईओ जो कि 7 सालों से इंडिया में रह रहा हो, 7 सालों से इंडिया में रह रहा हो, उसको रजिस्टर कराने के लिए हमने परमिशन दे रखी है। वो रजिस्टर कराएगा गवर्नमेंट के पास कि मैं 7 सालों से इंडिया में रह रहा हूँ, तो मुझे बाय रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया जाना चाहिए, मैं एक पीआईओ हूँ। तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या है, ये देखिए। मान लीजिए वो इस डेट को अपनी एप्लीकेशन कर रहा है, तो कंडीशन क्या है, इस डेट से 12 महीने पहले तक वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रहता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा 1 साल वो इंडिया में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है। इसके पीछे के इसके पीछे के जो 8 साल हैं, इसके पीछे के जो 8 साल हैं, इन 8 सालों में से 6 साल वो इंडिया में होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी 1 साल में वो सिर्फ 6 महीने के लिए इंडिया था, 6 महीने बाहर था, फिर उसके बाद वो 1 साल के लिए इंडिया में था, फिर उसके बाद वो 6 महीने के लिए बाहर था, फिर उसके बाद से लेके वो इंडिया में ही है, तो उसकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल ऐसे देखा जाता है। तो ये प्रीसीडिंग 1 साल और उससे पहले के 6 साल होने चाहिए उसके। तो ये एक तरीका है कौन रजिस्टर करा सकता है। दूसरा कौन रजिस्टर करा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये वाला पॉइंट। अगर आपने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लिया और आप 7 सालों से इंडिया में रह रहे हो, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम कंडीशन लगेगी कि जिस दिन तुम रजिस्टर करा रहे हो उससे 12 महीने पहले तक कंटिन्यूअस स्टे होना चाहिए इंडिया में, और उससे 8 साल पहले में 6 साल तुम इंडिया में रहे हुए होने चाहिए हो। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अगर कोई माइनर चिल्ड्रन है, अगर कोई माइनर चिल्ड्रन है पर उसको और उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो वो भी रजिस्टर करा सकते हैं अपने बच्चे को किसी वजह से। जैसे वो बाहर रहता था, उसको रजिस्टर कराना भूल गए 2004 के बाद, कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर रजिस्टर नहीं कराया, तो उसको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा बच्चे को। जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था सुमित और सुनीता का, 2004 में बच्चा पैदा हुआ तो 2005 तक उसको वहाँ पे रजिस्टर कराना है। मान लीजिए वो भूल गए, तो क्या अब उसका बच्चा कभी भी इंडियन सिटीजन नहीं बनेगा? नहीं, उनको हम पूरी वो देंगे अपॉर्चुनिटी, और वो कैसे मिलेगी? रजिस्ट्रेशन से। तो अगर तुम्हारे दोनों के दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तो तुम रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, ये आप रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पहले इंडिया के सिटीजन थे, फिर इंडिया के सिटीजन वो नहीं रहे, किसी और कंट्री के सिटीजन बन गए, तो क्या वो दोबारा से इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या करना होगा, उन्हें 1 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया में रहना होगा। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये इंडिया के सिटीजन नहीं होते। ये हमें याद रखना है, अगर आ जाए कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडिया के सिटीजन होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया के सिटीजन नहीं होते, लेकिन अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है
5 सालों तक उसके पास OCI कार्ड रह चुका है, तो वो इंडिया के अंदर रजिस्टर करा सकता है। पर रजिस्टर की कंडीशन क्या रहेगी कि रजिस्टर कराने से 1 साल पहले कंटिन्यूसली उसे इंडिया में रहना होगा। तो ये हमें याद रखने हैं, रजिस्टर कौन कौन करा सकता है। इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अगर एक पेज के ऊपर इसको लिख लेंगे और सुबह 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी नोट्स बनाने की। सिर्फ इस चैप्टर के लिए आपको ज़रूर करना पड़ेगा। रजिस्टर और कौन करा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सर्कमस्टांस में माइनर चाइल्ड्स को अलाउ कर सकती है रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, अब ये 5 नहीं है, ये 4th तरीका है सिटीजनशिप लेने का, नेचुरलाइजेशन का। नेचुरलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अभी आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जिसको हम ये सारे एक्ट देखने के बाद देखेंगे। तो नेचुरलाइजेशन क्या कहती है? नेचुरलाइजेशन क्या कहती है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक आदमी है जो यहाँ पे कह रहा है, इस टाइम पीरियड पे कह रहा है, ये टाइम लाइन है, ठीक है। तो इस टाइम पे वो कह रहा है कि मैं बहुत सालों से इंडिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया में रहने की वजह से मेरा खाना पीना, मेरी बोलचाल, हर एक चीज़ जो है वो इंडिया के जैसी हो गई है, मेरी सोच तक इंडियन जैसी हो गई है। तो मैं नेचुरलाइज हो चुका हूँ, मैं नेचुरलाइज हो चुका हूँ क्योंकि इतने सालों से इंडिया में रह रहा हूँ, तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दे दो। तो उसके ऊपर कंडीशन क्या लगी हुई है? पहली कंडीशन तो ये है कि ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में रह चुका है काफ़ी टाइम तक, उसको नेचुरलाइज के लिए अप्लाई कर सकता है वो। लेकिन ये जो फॉरेनर है ये इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। इलीगल माइग्रेंट वही हम ऊपर देख चुके हैं, जो ऐसे करके मैंने बताया था, एक में वो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आ रहा है, एक में वैलिड डॉक्यूमेंट से आ रहा है पर वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जिस टाइम पे तुम अप्लाई कर रहे हो उससे 12 महीने पहले तक कंटिन्यूसली इंडिया में होने चाहिए तुम, एक भी महीना ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इंडिया से बाहर रह रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद क्या बचे? ये वाला जो टाइम पीरियड बचा, ये टाइम पीरियड है 14 सालों का। वो कहते हैं कि इन 14 सालों के अंदर, इन 14 सालों के अंदर 11 साल 11 साल तुम इंडिया में रहे हुए होने चाहिए हो। तो इन 14 साल में से अगर उसके सारे महीनों को काउंट किया जाए तो वो सारे महीने टोटल 11 साल के होने चाहिए, प्लस में 1 साल कंटिन्यूस स्टे होना चाहिए, फिर वो अप्लाई कर सकता है। तो टोटल कितने साल उसको इंडिया में रहे हुए होना चाहिए? 12 साल। अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है नेचुरलाइजेशन के लिए। तो ये तरीके थे सिटीजनशिप लेने के। अब इसके अंदर चेंजेस आए हैं आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हम अभी इसके बाद देखेंगे, लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बाद। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के क्या तरीके हैं? 3 तरीके से सिटीजनशिप को खोया जा सकता है, 3 तरीके से खोया जा सकता है। पहला तरीका है जो तुम खुद ही सिटीजनशिप को त्याग देते हो, रिनाउंस कर देते हो। क्यों त्याग रहे हो सकता है तुमने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लियो, तो तुमने इंडिया की सिटीजनशिप को खुद ही गिव अप कर दिया। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या होती है? ये ऑटोमेटिक होती है। तुमने जैसे ही दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ली, इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन। तीसरी होती है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन के अंदर गवर्नमेंट तुम्हारी सिटीजनशिप को तुमसे डिप्राइव कर सकती है, तुमसे छीन सकती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, ये कंपलसरी टर्मिनेशन हो जाती है सिटीजनशिप की, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन बेसिस पे कर सकती है? पहला बेस है कि तुमने सिटीजनशिप ली है, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, इन तरीकों पे तुमने सिटीजनशिप ली, लेकिन तुमने कुछ फ्रॉड किया था, तो तुम्हारी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। तुमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिसलॉयल्टी की, गद्दारी कर दी, तो तुमसे छीना जा सकता है। लड़ाई चल रही है, वॉर हो रही है, वॉर के टाइम पे हमारे एनिमी के साथ तुमने या तो ट्रेड किया या कम्युनिकेशन की, तो छीना जा सकता है। फिर तुम रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले ली तुमने इंडिया की, 5 साल हुए हैं तुम्हें सिटीजनशिप लिए हुए, और इन 5 सालों में से 2 साल तुम जेल में बंद हो किसी बाहर की कंट्री में, या किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री, 5 में से 2 साल तुम जेल में बंद हो, तो तुम्हारी सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा। और पांचवा तरीका क्या है कि पिछले 7 सालों से तुम इंडिया में रहे ही नहीं,
ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं हो तुम इंडिया के 7 सालों तक, तो तुम्हारी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। तो ये सारे तरीके थे जो सिटीजनशिप एक्ट बोलता है 1955 का। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली पास हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? अभी जो हमने नेचुरलाइजेशन से देखा, तो नेचुरलाइजेशन में हमने क्या देखा, एक बार ये आपको मैं फिर से ऊपर ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बात की थी हमने कि 1 साल वो कंटिन्यूसली इंडिया में रहना चाहिए अप्लाई करने से पहले, और उससे पहले के जो 14 साल हैं उन 14 सालों में से 11 साल वो इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया है कुछ लोगों के लिए, वो भी हम देखेंगे किन लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये जो 11 साल की कंडीशन है इसको रिड्यूस करके कर दिया है 5 साल। तो अब उसको टोटल कितने साल इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए? 6 साल। 6 में से 1 साल कंटिन्यूसली और पिछले 14 सालों में 5 साल वो इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। तो ये CAA के अंदर ये सबसे बड़ा चेंज है। और दूसरा चेंज क्या कर दिया है? दूसरा चेंज कर दिया है कि अब फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इलीगल माइग्रेंट भी थे लेकिन तुम वो वाली कंडीशंस को फॉलो करते हो 5+1 ईयर वाली, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले नेचुरलाइजेशन में इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये सब के लिए नहीं किया, ये कुछ पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए किया है। और वो लोग कौन से हैं? जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन 3 कंट्री की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनके अलावा किसी और कंट्री के किसी भी आदमी के लिए रिलैक्सेशन नहीं की गई है। तो इन रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग जो इन कंट्रियों से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन है, और उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं, सिर्फ उनके लिए ये रिलैक्सेशन की हुई है। ये जो रिलैक्सेशन है ये कुछ कुछ एरियाज़ में नहीं लगेगी। वो कुछ कुछ एरियाज़ कौन कौन से हैं? ट्राइबल एरियाज़ त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और मेघालय। इसको याद करने का एक शॉर्टकट होता है ता मे मी। जिनको भी पता है वो ये बताएंगे कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस किस शेड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, ये तो यहीं पे लिखा हुआ मिल गया, चलिए कोई नहीं। और दूसरा जो एरिया है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं लगेंगी वो हैं तुम्हारे ऐसे वाले एरिया जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंदर हमने एक टर्म डिफाइन की हुई है ILP, इनर लाइन परमिट। जो भी इस एरिया के अंदर लाई करते होंगे वो भी इस एक्ट से बाहर है। तो ये हमारा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक और अमेंडमेंट जो कर दिया वो ये कर दिया कि जो लोग OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनकी OCI कार्ड की जो रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल कर सकते हैं इफ़ दे वायलेट एनी लॉ। याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किसी के पास OCI सिटीजनशिप कार्ड है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, तो वो लोग अगर ट्रैफिक लाइट भी वायलेट करते हैं तो भी उनका ये OCI कार्ड की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। ये तो चेंजेस किए थे। अब क्वेश्चन आता है कि ये OCI होते कौन है? तो 2005 के अंदर क्या था, ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे जो US जाके रह रहे हैं। अब वो US के सिटीज़न हो गए तो वो इंडिया के सिटीज़न नहीं रहे, लेकिन उनका इंडिया के साथ कुछ ना कुछ एक अटैचमेंट है, इंडिया के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। तो ऐसे लोगों की डिमांड चलती रहती थी कि इंडिया के अंदर भी डुअल सिटीजनशिप कर दो, कि कुछ कुछ कंट्री में ऐसा हो जाए कि वो उस कंट्री के भी सिटीज़न रहे और इंडिया के भी। तो इंडिया ऐसा नहीं कर सकती, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक कार्ड बना दिया OCI कार्ड। कहा कि हम तुम्हें सिटीज़न नहीं बना रहे, हम तुम्हें ये कार्ड दे रहे हैं। इस कार्ड की वजह से तुम्हें कुछ कुछ राइट्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी, तुम्हारा इंडिया में आना जाना आसान हो जाएगा। तो ये OCI स्कीम बनी। ये कब बनी है? 2005 में। उसके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 के अंदर, उसके अंदर OCI स्कीम को लेके आए थे। तो किस चीज़ के लिए था? इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप। पर क्वेश्चन में आएगा कि इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, गलत कर दोगे, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। क्वेश्चन में आएगा ओवरसीज सिटीजन
ऑफ इंडिया जो हैं वो इंडिया के सिटीज़न होते हैं, तो वो इंडिया के सिटीज़न नहीं होते, ये भी आप गलत कर दोगे। उन्हें बस कुछ छूटें मिली हुई हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, कौन कौन इसके अंदर रजिस्टर करा सकता है ओसीआई कार्ड लेने के लिए? तो ऐसे वो सारे के सारे सिटीज़न जो दूसरी कंट्री के हैं, लेकिन आज की डेट में वो यूएस के मान लीजिए सिटीज़न है, लेकिन किसी एक टाइम पे वो इंडिया के सिटीज़न रह चुके थे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे लोग जो कि एलिजिबल हैं इंडिया के सिटीज़न बनने के, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। तो एक बार आप ये एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आएगा, ओसीआई से दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है और दूसरा क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो एलिजिबल कौन नहीं है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग एलिजिबल नहीं हैं ओसीआई कार्ड लेने के लिए, ठीक है। पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का एक अलग से कार्ड होता था, ओसीआई का अलग से कार्ड होता था, इन दोनों को मर्ज कर दिया है, तो अब दोनों को सेम बेनिफिट मिलते हैं। अब ये बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं। बेनिफिट क्या है? जब भी किसी फॉरेनर को इंडिया आना होता है तो वो अपना वीज़ा लेता है और फिर वो इंडिया आता है, फिर वापस चला गया, फिर आना है तो फिर भी वीज़ा लेगा, फिर अगर आना है फिर वीज़ा लेगा। लेकिन ओसीआई कार्ड अगर तुम्हारे पास है तो तुम मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग वीज़ा दे देते हैं हम तुम्हें, कितनी बार भी आओ इंडिया, कितनी बार भी जाओ इंडिया से। तो तुम्हें ओसीआई का एक बेनिफिट ये मिलता है। दूसरा बेनिफिट तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स बना दिए जाते हैं, तुम सीधा वहाँ पे जाके चेक इन चेकआउट कर सकते हो इजीली। फिर जो भी फॉरेनर होता है अगर वो एक टाइम पीरियड से ज़्यादा इंडिया में रहता है तो उसको पुलिस स्टेशन में जाके मतलब एक तरह से पेशी सी देनी होती है कि मैं अभी इंडिया में हूँ और फिर इतने दिन के बाद जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके, तो उसको रिपोर्ट करना होता है पुलिस स्टेशन में। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओसीआई कार्ड है तो तुम्हें किसी भी स्टे के लिए कितनी भी देर तक इंडिया में रहो तुम्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है तो 5 साल के बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर जो है इंडिया के अंदर अपना स्पेशल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक एक कंडीशन है इसमें, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? सिर्फ नॉन फार्म प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन फार्म प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ये, इनको उस लैंड का ओनरशिप राइट भी मिल जाएगा, पैन कार्ड भी ये ले सकते हैं, पैन नंबर भी इनको मिल जाता है। ये इंडिया के अंदर कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या एजुकेशन एक्टिविटी को कर सकते हैं। लेकिन ये they also have been granted all rights of economic financial fields एक्सेप्ट, ओके वही मैं कह रहा था, मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं दिखा था। लेकिन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वही सेम चीज़ जो यहाँ पे बताई है वही चीज़ है, ये एक्सेप्ट नहीं दिखा था तो कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे। फिर कौन कौन से राइट्स ओसीआई को नहीं मिलते हैं? ओसीआई जिनके पास है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ सकते हैं? तो वो नहीं बैठ सकते, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंदर नहीं बैठ सकते। अगर कोई माउंटेनियरिंग एक्टिविटी करनी है, कोई मिशनरी एक्टिविटी करनी है, तो भी वो नहीं कर सकते, उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वोटर नहीं हो सकते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोटर नहीं बन सकते, वोटर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वोटिंग कौन करता है? इंडिया का सिटीज़न करता है। ये इंडिया के सिटीज़न है? नहीं, ये इंडिया के सिटीज़न नहीं है। और जो भी आदमी वोट नहीं कर सकता, जो भी आदमी वोट नहीं कर सकता वो एमएलए, एमएलसी या एमपी नहीं बन सकता। सिर्फ इंडिया के सिटीज़न को ही ये राइट्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा सिटीजनशिप खत्म होता है। अगले टॉपिक्स के अंदर हम जो देखेंगे, अच्छा ये एक स्लाइड और देख लेते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अप्लाई होते हैं, जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, एलियंस को नहीं मिलते। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन कौन से वो हैं? तो पहले तो आर्टिकल याद रखने के लिए सिंपल याद कीजिए, 15, 16, 19, फिर 29, 30। 15 और 16 एक साथ आते हैं, फिर उसके बाद 19, फिर 29, 30, 19 के बाद 10 आ गया, तो 15, 16, 19, फिर 29 और 30। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, एलियन के ऊपर ये नहीं लगते। एलियन मतलब किसी फॉरेनर के ऊपर नहीं लगते हैं। फिर कुछ कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स बैठ सकते हैं, कोई फॉरेनर नहीं बैठ सकता। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का, जजेस के ऑफिस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, एडवोकेट जनरल।
ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं, एलियन जो है वो वोट नहीं दे सकता, तो ये राइट ऑफ सफरेज इनको नहीं मिला। राइट ऑफ सफरेज क्या होता है? वोटिंग का राइट इनको नहीं मिला हुआ है, चाहे वो लोकसभा की वोटिंग हो चाहे किसी स्टेट असेंबली की हो। अगर वो वोट नहीं कर सकता तो वो एमपी नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, तो वो एमपी और एमएलए भी नहीं बन सकता। तो इसके साथ हमारा सिटीजनशिप खत्म होता है। हमने प्रियम्बल किया है आज, हमने यूनियन और टेरिटरी किया, सिटीजनशिप किया। नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, अमेंडमेंट और इमरजेंसी। ये 4 टॉपिक हम अपनी अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये आपको सारे एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प करेगी, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर ईपीएफओ एग्ज़ाम हो। अगर एसएससी के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें भी पॉलिटी का सेक्शन जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम क्वेस्ट अड्डा जो हमारा चैनल है उस चैनल पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बाकी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।